बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने लेसन नंबर 2 पढ़ना है इंग्लिश 201 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं हर लेक्चर के अंदर आपको करवा रही हूँ थ्योरी की प्रिपरेशन, शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन और MCQs की प्रिपरेशन। ये कुछ आउटलाइंस हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमने टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन देखनी है, कौन कौन से होती हैं, और हमारे डिलीवरी मोड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसके अंदर उसको प्रिपेयर किस तरह करना है, उसको डिलीवर किस तरह करना है, फिर डिलीवरी गाइडलाइंस देखनी है और विजुअल एड्स देखना है। सबसे पहले देखें जी, मैं आउटलाइन को थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। ओरल प्रेजेंटेशंस कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये आपने एज एन MCQ तैयार रखना है कि जो ओरल प्रेजेंटेशन होती हैं वो फॉर्मल भी हो सकती हैं और इनफॉर्मल भी। अब ओरल प्रेजेंटेशन जो होती है उसकी आगे दो टाइप होती हैं, ठीक है। हमेशा आपने याद रखना है ओरल प्रेजेंटेशन की दो टाइप होती हैं, कौन कौन सी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब देखें जी, जो टाइप्स हैं इसकी वो आगे कौन कौन सी हैं, इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग और परसुएसिव स्पीकिंग। ये भी आपने याद रखना है। 3 MCQs आपके याद हो गए हैं। एक अगर आपसे पूछ ले जाए कि ओरल प्रेजेंटेशन की कौन कौन सी टाइप है तो आपने ये कहना है वो ओरल प्रेजेंटेशन किस तरह की हो सकती है, तो आपने ये कहना है फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी। फिर अगर वो पूछ ले कि ओरल प्रेजेंटेशन की कितनी टाइप्स हैं तो आपने कहना है 2। अगर वो कह ले कि टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन कौन कौन सी हैं तो आपने कहना है इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग और परसुएसिव स्पीकिंग। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग। अब ये तो थी ओरल की दो टाइप्स, ये दोनों। अब आगे हम इस इंफॉर्मेटिव की आगे टाइप्स पढ़ने लगे थे। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग 4 होती हैं, ठीक है जी। उनमें देखें, इंडिविजुअल होती है, फिर ग्रुप रिपोर्ट होती है, ओरल ब्रीफिंग होती है, पैनल डिस्कशन होती है और ओरल क्रिटिक। यानी इनफरादी तौर पर भी होती है, ग्रुप में बैठकर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, और एक पैनल के साथ भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। ये 4 टाइप किसकी हैं, इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग की। आगे देखिए, मेथड्स ऑफ मेकिंग ओरल प्रेजेंटेशन। जब भी आप कोई ओरल प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसके कोई मेथड होते हैं, तो वो कितने मेथड हैं, वो 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला एक्सटेम्पोर, सेकंड इम्प्रम्प्टू, थर्ड मेमोराइजेशन, फोर्थ रीडिंग, ठीक है। जब भी आपने कोई ओरल प्रेजेंटेशन बनानी है उसके 4 मेथड्स होते हैं और ये चारों आपको मैंने बता दिए। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ये मैं आपको जस्ट शॉर्ट प्रिपेयर करवा रही हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से हमने प्रिपेयर करने। आगे हम फिर चलते हैं, थोड़ी सी थ्योरी रीड करेंगे, फिर थोड़े से MCQs, ताकि आपका जो लेक्चर 2 है यानी लेसन नंबर 2 आपका जो नोट्स का है अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और आपको इधर उधर और हाथ पाँव ना मारने पड़े कि हम कहाँ से तैयारी करें। सबसे पहले एक्सटेम्पोर देखें, प्लान्ड एंड स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास के अंदर टीचर एक टॉपिक दे देता है कि आपने इस एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेम्पोर, ठीक है। जिसको मतलब वो प्लान्ड है आपका कि आपने उसी टॉपिक पे स्पेसिफिक टॉपिक पे देनी है। आगे होता है इम्प्रॉम्प्टू। इसके अंदर क्या होता है, विदाउट प्लान एंड टेल्स द ऑडियंस दैट दे आर इनडिफरेंट टू देम, ठीक है। इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती और आपने अपनी मर्जी से करना होता है। मेमोराइजेशन क्या होता है, प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी विदाउट एनी प्लानिंग। मेमोराइजेशन ये होता है कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपको कोई अपनी ऐसी बात याद आ गई है जो उस लेक्चर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको भी उसके अंदर प्रेजेंट कर दें। यानी विदाउट एनी प्लानिंग आपको कोई बात याद आ गई है, ठीक है, उसको प्रेजेंट करना। आगे होता है रीडिंग, 4 पॉइंट था जो। रीडिंग तो आपको पता है कि कोई भी बुक उठा के आप रीड करें, ठीक है, लेकिन रीडिंग करने का ड्रॉबैक क्या है। द ड्रॉबैक, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि रीडिंग का ड्रॉबैक क्या है, तो आपने ये बताना है, द ड्रॉबैक ऑफ रीडिंग इज दैट व्हेन यू रीड योर स्पीच यू आर कम्युनिकेटिंग विद द टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ द ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपने उसको जुबानी तैयार नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं, एक पेज के ऊपर लिख के ले जाते हैं, डाइस के ऊपर रख लेते हैं और उसकी तरफ देख देख के बोलते हैं, तो उसका मतलब ये हो रहा है कि बच्चों पे इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ रहा। वो क्या कह रहे हैं कि आप तो देख देख के प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है, आपके अपनी कोई प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता इससे ये होता है कि आप सिर्फ उन पेजेस के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, ना कि आप अपनी ऑडियंस के साथ।
जब ऑडियंस के साथ तब बंदा कनेक्टेड होता है जब आपने अपने आप को प्रॉपर तैयार किया है, फिर आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप लोगों की तरफ देख के उनको अपने कंटेंट के ऊपर कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग में नहीं होता, तो ये रीडिंग का ड्रॉबैक्स है। नेक्स्ट देखें जी, अगर आपको एमसीक्यूज आता है डैश साइज स्लाइड्स आर जनरली यूज्ड इन प्रेजेंटेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि 35 mm जो है ये इतना साइज होता है एक स्लाइड का। OHP स्टैंड फॉर ओवरहेड प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंसीज, ये आपने याद रखना है, ओवरहेड प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंसीज। ये आपको स्टैंड भी आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। लिमिट डैश वर्ड्स पर स्लाइड, हर स्लाइड के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन जो आपने बनानी है उसके अंदर हर स्लाइड के अंदर जो मैक्सिमम वर्ड होने चाहिए वो 10 होने चाहिए। साइज ऑफ टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट का साइज कितना होना चाहिए, 18 टेक्स्ट पर टेक्स्ट, ठीक है, 18 PT टाइम्स रोमन ऑन OHP। जैसे कि ये मैंने टेक्स्ट लिखा है पूरा, इस टेक्स्ट का मेरी एक स्लाइड के ऊपर कितना साइज होना चाहिए, 18, और मेरी स्लाइड के ऊपर वर्ड कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 10। लेकिन ये मैं प्रेजेंटेशन नहीं आपको दे रही, ठीक है। प्रेजेंटेशन एक अलग जो है वो वैसे तैयार की जाती है, थोड़ा और इसको अच्छे से अच्छा बना के, क्योंकि उसमें ऑडियंस होती है, ऑडियंस तो आप लोग भी हैं मेरे लिए। अच्छा जी, अगर आपको एक्सटेम्पोर की वहां समझ नहीं आई तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर एज एन थोड़ा सा बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है, स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू स्पीक ऑन अ गिवन टॉपिक, 1 से 3 मिनट की स्पीकिंग होती है इसमें। 1 minute to organize your thoughts, sometimes start on a topic as soon as it is given। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंस बताएं कि ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, प्रीसाइज, बिकॉज ये प्रीसाइज होती है, क्यों होती है, बिकॉज वर्ड्स आर चूजन बाय द राइटर विद ग्रेट केयर। और जो ओरल कम्युनिकेशन होती है इन्वॉल्व्स केयरफुली चूजन वर्ड्स अलोंग विद नॉन वर्बल जेस्चर्स मूवमेंट्स, ठीक है। रिटर्न में हम लिखते हैं और जब हमने लिखना है तो हमारा कंटेंट प्रीसाइज होना चाहिए। और जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो उसमें जो मेरा वर्बल और नॉन वर्बल दोनों जो हैं, मेरे जेस्चर्स, मेरे मूवमेंट जो हैं वो केयरफुली मुझे इन्वॉल्व करने होंगे। ओरल रिपोर्ट्स और रिटन रिपोर्ट्स में क्या फर्क होता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें, उनको एक दफा पढ़ लें या अपने नोट्स बना लें छोटा सा, या इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, ठीक है। ओरल रिपोर्ट क्या होता है, हम जो है बोल के इस रिपोर्ट को बयान करते हैं और रिटन में लिखते हैं। प्रेजेंटेड फेस टू फेस, यानी दो बंदे बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। और रिटन में क्या होता है कि आपको फेस टू फेस नेसेसरी नहीं होता, आपने पेज पे लिखना होता है। इजी फॉर द स्पीकर सिंस प्रिपरेशन इज ऑलरेडी डन एंड डिफिकल्ट टू द लिसनर। मतलब कहता है कि जब हम ओरली बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ तो वो इजी होता है थोड़ा सा, जबकि जो रिटन होती है उसको वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बस आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इम्फेमरल इन नेचर, और ये क्या होती है, इसका उन्होंने नेचर बताया नहीं हुआ। इमीडिएट क्लैरिफिकेशन इज पॉसिबल, परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी एक दफा जो चीज लिख दी सो लिख दी। लेस एक्यूरेट एंड रिलायबल, जबकि ये जो होती है ये मोर एक्यूरेट होती है और रिलायबल होती है। ओरल रिपोर्ट इनफॉर्मल होती है और रिटन रिपोर्ट फॉर्मल होती है। जैसे कि सबसे पहले इस लेक्चर के मैंने पेज पे बताया कि ओरल रिपोर्ट्स के अंदर दो तरह की हो सकती हैं, इनफॉर्मल भी हो सकती है और फॉर्मल भी। अब यहाँ आके आपको पता चल गया कि फॉर्मल कौन सी होती है, रिटन, ठीक है, और इनफॉर्मल कौन सी होती है, और आगे अगर आपको नहीं पता कि रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती है, उनकी कौन कौन सी टाइप आई है, रिपोर्ट कहाँ कहाँ से निकली है, क्या इनका स्ट्रक्चर है, तो आप यहाँ से देखें। सबसे पहले रिपोर्ट का वर्ड आया, कौन कौन सी होती है, एक होती है ओरल रिपोर्ट जो हम बोलते हैं, एक होती है रिटन रिपोर्ट जो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट्स, या किसी ऑफिस के लिए या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए या किसी भी पर्पस के लिए। आगे ओरल की उसने कोई टाइप नहीं बताई, सारी टाइप किसकी है, रिटन रिपोर्ट्स की। रिटन रिपोर्ट के आगे है इनफॉर्मल रिपोर्ट और फॉर्मल रिपोर्ट। फिर देखें इनफॉर्मल की उसने कोई टाइप नहीं बताई, फॉर्मल की आगे टाइप बताई है। फॉर्मल की कितनी टाइप है, इंटरप्रेटिव, इंफॉर्मेटिव और रूटीन। ये आपने एज एन शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है। दो तरह की रिपोर्ट होती है, ओरल और रिटन। रिटन के अंदर होती है इनफॉर्मल और फॉर्मल, फिर फॉर्मल के अंदर तीन होती है, इंटरप्रेटिव, इंफॉर्मेटिव और रूटीन।
अगर आपसे कोई कह दे कि इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन जो है वो कैसे उसका कॉम्बिनेशन बनता है, कौन कौन सी स्किल्स जो है होती हैं उसके कॉम्बिनेशन में आती है, तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने आउटलाइनिंग करनी होती है और प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। फिर हमने उसको रिहर्सिंग करना होता है। जब वो हमारी इस तरह की चीजें प्रिपेयर हो जाती हैं, प्लान हो जाती हैं, फिर हम उसकी डिलीवरी करते हैं। फिर प्रिपेयरिंग ओवरहेड्स और अदर्स डिस्प्ले मीडिया। जब डिलीवरी कर दी हमने, फिर हमने उसको किसी प्रोजेक्टर की मदद से हमने ऑडियंस को उसको डिस्प्ले करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपको प्रेजेंटेशन मिली, आपने क्या किया, आपने उस स्पेसिफिक टॉपिक पे छोटी छोटी आउटलाइंस बनाई, फिर आपने प्लान किया कि आपने इसको इस तरह से बनाना है। बनाने के बाद आपने उसकी रिहर्सिंग की, फिर आपने उसको डिलीवर किया अपने टीचर को, टीचर ने उसको प्रोजेक्टर पे लगाया और अब आपने अपनी प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले करना है एज एन मीडिया पे और अपनी ऑडियंस को प्रेजेंट करना है। आगे फॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स और इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने इसको ज्यादा डिटेल से पढ़ना है कि क्या होती है तो आप नोट्स पे देख सकते हैं, लेकिन जितना मैंने करवा दिया उतना इनफ है। उसके बाद वो कह रहा है फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स के अंदर अगर आपको डिफरेंस आ जाए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपने कहना है कि इनकी दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, एक इनफॉर्मल रिपोर्ट और एक फॉर्मल। जो इनफॉर्मल होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है, और जो फॉर्मल होती है वो लॉन्ग होती है। उसके बाद यूजुअली इंटरनल होती है, जबकि ये जो है इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। उसके बाद ये सिंपल टॉपिक पे होती है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं और हाई सिग्निफिकेंस होती है। ज्यादा डिटेल में जाना है, एज एन लॉन्ग आपने तैयार करना है 5 नंबर का सवाल या 8 नंबर का सवाल, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये 1 से 10 पेजेस के दरमियान होती है, जबकि ये 10 से 100 पेजेस में भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि जमीन के कागजात वगैरह जब हम ऑफिशियली करवाते हैं तो वो काफी लंबी होती हैं चीजें, ठीक है। फॉलो अ लेटर और मेमो फॉर्मेट, जबकि इसके अंदर हम पर्सनल प्रोनाउंस जो है वो यूज नहीं करते। यूज पर्सनल प्रोनाउंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस, इसके अंदर जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स हो सकते हैं, स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, लेटर हो सकता है, कुछ भी। इसमें सम विजुअल एड्स भी हो सकती हैं, जबकि इसके अंदर जो है वो एक्सटेंसिव होती हैं चीजें। इसके अंदर क्या होता है, ये रूटीन एंड इंटरनल होती है, जबकि ये जो है रिसर्च स्टडी पे होती है। उसके बाद देखें ओरल प्रेजेंटेशन इन ए प्रोफेशनल इन्वायरमेंट जनरली फॉल इनटू 2 कैटेगरीज। अगर आपको पूछ लिया जाए ना कि हमारा जो प्रोफेशनली इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर ओरल प्रेजेंटेशन की कितनी कैटेगरीज हैं, तो आपने बताना है 2, एक इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग और दूसरी परसुएसिव स्पीकिंग। अब इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग क्या होती है और परसुएसिव स्पीकिंग क्या होती है, उसमें आप ये देखें, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सॉरी हाँ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडिविजुअल भी हो सकती है, ग्रुप भी हो सकती है, और ब्रीफिंग भी हो सकती है, पैनल डिस्कशन भी हो सकती है। परसुएसिव क्या नहीं मैंने आपको बताया, उसको मैंने आपको सिर्फ एक लाइन में बता दिया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं परसुएसिव में क्या होता है। एटीट्यूड्स, हमारे बिलीव्स होते हैं, ठीक है, हमारी ऑडियंस जो है वो किस तरह से हमारे साथ जो है इनक्लेट होती है, उसके बाद एटीट्यूड उनका कैसे चेंज होता है, हम अपने ऑडियंस को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं याद, मैं आपको दिखाती हूँ। अब मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने ये देखें, ये थी ना इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग और परसुएसिव स्पीकिंग। ये देखें इंफॉर्मेटिव की मैंने आपको टाइप्स बता दी थी ये वाली, जबकि मैंने आपको जो है वो उसकी नहीं बताई थी, इसकी परसुएसिव की, ठीक है। परसुएसिव को आप यहाँ से पढ़ लें कि इसके क्या गोल्स होते हैं परसुएसिव स्पीकिंग के, तो वो ये वाले हैं, ये वाले पॉइंट्स। उसके बाद प्रिपरेशन फॉर प्रेजेंटेशन, आपको पता है हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की। इसके अंदर हमारे पास जो है ऑडियंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए हमारे पास, और जो हमारा सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें टॉपिक मिला है कि आपने इसको तैयार करना है, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। हमें टाइम का यूज आना चाहिए कि अगर आपको टीचर कह रहा है कि आपने 10 मिनट में इसको प्रेजेंट करना है, तो बस आपने उसी टाइम के अंदर करना है, रिहर्सल करना है उसको, और फिर अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करनी है ताकि जब आप प्रेजेंट करें आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। उसके बाद रीडिंग का ड्रॉबैक भी मैंने आपको बता दिया है।
उसके बाद है डिलीवरिंग एंड ओरल प्रेजेंटेशन। जब आप डिलीवरी करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, फैक्टर्स जो हैं अपने माइंड में रखने चाहिए। कीप इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो वो होती है पोइज एंड एंथोसिज्म, आई कांटेक्ट होता है, यूज ऑफ वॉइस होता है, यूज ऑफ टाइम। यानी आई कांटेक्ट कैसे, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो आप अपने ऑडियंस की तरफ देख रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, आई कांटेक्ट हो गया। फिर आप अपनी आवाज से उनको अपना इस्तेमाल करते हैं ताकि उन तक पहुंचे। फिर आप विद इन टाइम जो है वो प्रेजेंट करते हैं। अब है कि विजुअल एड और को एज एन ओरल प्रेजेंटेशन के अंदर हम किस तरह से इस्तेमाल। ओवरहेड प्रोजेक्शन यानी दीवार के ऊपर आप जो ट्रांसपेरेंसीज यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो स्लाइड्स है वो 35 mm की होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोजेक्शन कौन कौन से होते हैं, पावर पॉइंट हो गया, एप्लीकेशन सच एज एक्सेल होगी, वीडियो या कोई फिल्म हो गई। रियल ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, हैंडल्ड फ्रॉम द स्पीकर्स, बेंच और पास्ट और अराउंड, ठीक है। फ्लिप चार्ट और ब्लैक बोर्ड हो जाते हैं, ठीक है, जो कि हम अपने स्क्रैचिंग पैड को एक्सपेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद उसने कहा है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो सिंपल होनी चाहिए, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपके जो आप हार्डवेयर आप मतलब जिसमें के अंदर जैसे कि आपकी जो हार्डवेयर चीज़ें होती हैं, यानी जिस स्पीकर होगा जिससे आपकी वॉइस जानी है आपकी ऑडियंस के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है ना प्रॉपर प्रिपेयर होनी चाहिए, यानी वो ख़राब नहीं होनी चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस जो है वो कंफ्यूज ना हो। आपका स्पीकर, आपकी ऑडियंस जो है वो इन चीज़ों का आपने सबसे पहले प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने से पहले तैयार करना है। जैसे कि किसी मौलाना साहब को हम बुलाते हैं कि वो स्पीच करे, कोई मिलाद या कुछ कुछ इस तरह, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जगह का इंतखाब करते हैं, स्पीकर का इंतखाब करते हैं, सब कुछ देखते हैं कि सब कुछ सही है ना, फिर हम उसको बुलाते हैं। तो इसी तरह प्रेजेंटेशन में भी वो ये कह रहा है कि आपकी कीप इट सिंपल और ये कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है जी। उसके बाद MCQs प्रिपेयर करते हैं। हमारे MCQs क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं, आपको कहीं भी इधर उधर से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है अगर आप ये लेक्चर्स तैयार कर लेते हैं। Which section of a resume creates most disagreements among experts about its relative advantages and disadvantages? तो वो क्या होता है हमारा कैरियर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है select a statement about the communication process that is not true. Your performance in business will not be judged by your communication ability. तो बिजनेस के अंदर हमेशा सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती हैं। तो वो क्या कहता है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या कहता है, वो जज नहीं की जाती बिजनेस के अंदर। उसके बाद देखें व्हाट इज द एम्फेसिस ऑफ अ फंक्शनल रिज्यूम। तो प्रोवाइड फंक्शंस एंड टास्क द एप्लीकेंट कैन परफॉर्म। ये वही बात होगी ना कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन देंगे तो आपके जो फंक्शनल रिज्यूम है वो सारे परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है व्हाट स्ट्रेटजीज शुड बी ऑप्टेड फॉर राइटिंग टू टेक्नीशियंस। तो ऑल ऑफ द अबव यानी इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन दें और एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दें अपनी प्रेजेंटेशन की। उसके बाद है व्हाट इज द गोल ऑफ अ नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम। तो वो होता है पुट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फर्स्ट, यानी जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपने देनी है। विच वन ऑफ द वर्ड्स इज नॉट अ सिनोनिम फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए हम सिनोनिम नहीं यूज करते, वो कौन सा है, कैपिटल। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें, सपोर्ट करें मुझे, बहुत मेहनत करती हूँ मैं आपके लिए, और मुझे थोड़ा सा आपका जो है वो सपोर्ट मिलना चाहिए।